नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। सत्य में बहुत शक्ति होती है और सत्य की रोशनी झूठ का व्यापार करने वालों को शर्मिंदा कर देती है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के नए खुलासे के बाद राजनीतिक गलियारों, सेना के अधिकारियों, सरकारी अफसरों और मीडिया में हड़कंप मच गया है। क्रिश्चियन मिशेल ने इस घोटाले में जिन लोगों के नाम लिए हैं वो पिछले 24 घंटे से बहुत बेचैन है। उन्हें इस बात की चिंता है कि आगे चलकर क्रिश्चियन मिशेल अपने खुलासे में न जाने और कौन कौन से राज खोल देगा। आगे चलकर न जाने वो किन लोगों के नाम लेने वाला है। अब तक क्रिश्चियन मिशेल ने गांधी परिवार और उनके करीबी नेताओं यानी कांग्रेस के कुछ नेताओं, पत्रकारों और कुछ शुभचिंतकों के नाम लिए हैं। वैसे किसी घोटाले में नेताओं और अधिकारियों का नाम आना सामान्य सी बात मानी जाती है। अब तक आपको इन सारी बातों की आदत पड़ गई होगी कि कभी भी कोई भ्रष्टाचार होगा तो उसमें नेताओं का नाम सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद सरकारी अफसरों का नाम आएगा। लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने वाले हैं, आमतौर पर न्यूज चैनल्स और अखबार ऐसी खबरें आप तक कभी पहुंचने नहीं देते, क्योंकि हमारे देश का मीडिया इस तरह का है कि जब आरोप नेताओं पर लगता है तो वो सबसे पहले नेताओं के बारे में आपको बताते हैं कि वो कितने भ्रष्ट हैं। वो सरकारी अफसरों के बारे में भी रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन दाग जब अपने दामन तक आते हैं, यानी जब मीडिया पर आरोप लगता है, तो हमारे देश का मीडिया कभी भी आपको बताता नहीं। सौदेबाजी में पत्रकारों का शामिल होना लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे आप सबके सामने वर्षों से मिलावटी खबरें पेश की जाती हैं और आप जब अखबार पढ़ते हैं या न्यूज चैनल देखते हैं तो पूरे भरोसे के साथ उनको देखते हैं और सोचते हैं क्योंकि अखबार में ऐसा लिखा है तो ये अंतिम सत्य होगा। किसी बड़े न्यूज चैनल पर यह खबर दिखाई गई है तो आपको लगता है कि ये तो सच होगी ही, लेकिन अक्सर उन खबरों में मिलावट होती है और आप इन बातों को कभी समझ नहीं पाते। मीडिया के बहुत सारे दोस्त और हमारे साथी हमसे आज नाराज हो जाएंगे और सोचेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम आप सबके लिए काम करते हैं, इनके लिए नहीं। हमारी जो लॉयल्टी है वो आपके लिए है। जो जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं आज, इस घोटाले से यह बात सामने आई है कि देश के कुछ बड़े पत्रकारों ने सवालों के बहाने सत्ता से गहरे संपर्क बनाने का काम किया था। ये वो पत्रकार हैं जो दिन की रोशनी में सवाल पूछते हैं और रात के अंधेरे में सत्ता के लोगों से, दलालों की मुलाकात करवाते हैं। इसके बदले में ये लोग सत्ता से पैसे और सम्मान का नजराना वसूल करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, संपादक हैं, जिनके पास आज बहुत पैसा है। कोई नहीं जानता ये पैसा कहां से आया। दूसरी बात, उन्हें बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं और वो सरकार के आसपास बहुत प्रभावशाली लोग बन जाते हैं। उनका इतना प्रभाव कैसे बनता है, इतना पैसा कहां से आता है और ऐसे ही लोगों को पुरस्कार क्यों दिए जाते हैं, पद्म सम्मान ऐसे पत्रकारों तक कैसे पहुंच जाते हैं, ये बात किसी की समझ में आज तक नहीं आई। लेकिन आज जब आप हमारी खबर देखेंगे तो समझ जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि काम हो जाने के बाद इन पत्रकारों को इनका मेहनताना कमीशन और पद्म सम्मानों के रूप में बड़े आराम से मिल जाता है। देश की जनता यह अंतर समझ ही नहीं पाती कि दिन में टेलीविजन और अखबारों में दिखने और लिखने वाले संपादक और बड़े बड़े पत्रकारों का असली चेहरा क्या है। लेकिन जब सच का खुलासा होता है तो ऐसे लोग बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो अपनी सारी शक्ति सच को दबाने में लगा देते हैं। कल हुए क्रिश्चियन मिशेल के खुलासे के बाद अब यह कोशिश की जा रही है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े दूसरे पहलुओं को जनता तक पहुंचने से रोका जाए। और देखिए, कल यह खुलासा हुआ और आज इस संबंध में क्रिश्चियन मिशेल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पहुंच गए और उन्होंने एक आवेदन दिया है जिसमें उसने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शिकायत की है। क्रिश्चियन मिशेल ने सवाल उठाया है कि ईडी द्वारा पेश की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट कोर्ट के संज्ञान लेने से पहले मीडिया में कैसे लीक हो गई। क्रिश्चियन मिशेल ने ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि ईडी सरकार के इशारे पर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए काम कर रही है। वो इस मामले की निष्पक्ष जांच करने के बजाय मीडिया ट्रायल करवाना चाहती है। मीडिया में सनसनी फैलाने के लिए चार्जशीट को मीडिया में बांट दिया गया है। ये क्रिश्चियन मिशेल के आरोप हैं। क्रिश्चियन मिशेल ने कोर्ट से निष्पक्ष जांच करने की प्रार्थना की है। मिशेल की शिकायत के बाद
कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से अब जवाब मांगा है और अब ईडी को इस मामले पर कल तक अपना जवाब देना है। लेकिन आपने देखा कि जैसे ही चार्जशीट मीडिया तक पहुंची और हमने वो नाम आपके सामने पढ़ दिए तो क्रिश्चियन मिशेल को कितना दर्द हो रहा है, उन सारे लोगों को कितना दर्द हो रहा है जिनके नाम या तो इसमें आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। आप सभी लोग हर रोज अखबार पढ़ते हैं, आप हर रोज न्यूज चैनल्स देखते हैं, लेकिन आमतौर पर पत्रकारिता की दुनिया के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी होती है। हर अखबार, न्यूज चैनल या मीडिया हाउस देश के अलग अलग विषयों की रिपोर्टिंग करने के लिए अलग अलग रिपोर्टर्स की नियुक्ति करता है और हर रिपोर्टर का एक अलग विभाग उसे दे दिया जाता है, उसकी क्षमताओं के मुताबिक, उसकी जानकारियों के मुताबिक, एक्सपर्टीज के मुताबिक। इसी तरह सुरक्षा के मामले पर भी रिपोर्टिंग के लिए मीडिया संस्थान अलग से रिपोर्टर रखते हैं। ऐसे रिपोर्टर्स को रखा जाता है जो रक्षा के मामलों के एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें जानकारियां होती हैं। इन रिपोर्टर्स का काम देश की जनता को यह सूचना देना होता है कि इस समय सेना की स्थिति क्या है, सेना को देश की सुरक्षा के लिए किस तरह के हथियारों की जरूरत है, कौन कौन से हथियारों के खरीदारी की बात चल रही है, किससे कहां बातचीत हो रही है, कौन कौन से हथियार खरीदे जाने वाले हैं, सेना के जवान किस हालत में सीमा पर पहरेदारी कर रहे हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और अगर देखा जाए तो उनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अगर यही रिपोर्टर पैसा लेकर, रिश्वत लेकर गलत रिपोर्ट तैयार करने लगे और उस अखबार का संपादक भी इसमें ऐसे रिपोर्टर का साथ दे तो ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा व्यवस्था से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था ही नहीं, आपके विश्वास के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में कल ईडी ने जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की थी उसमें कुछ पत्रकारों के भी नाम है और जैसा हमने शुरू में आपको बताया था, नेताओं के नाम तो आते रहते हैं, नेता तो जाने जाते हैं रिश्वत के लिए, उनसे कोई काम बिना पैसे के करवाया नहीं जा सकता। सरकारी अधिकारी भी बहुत सारे भ्रष्ट होते हैं, उनके नाम भी आते रहते हैं, इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात हैरान करती है वो ये है कि जब उसमें मीडिया के लोगों के भी नाम आने शुरू हो जाएं, क्योंकि मीडिया का काम तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना था, लेकिन अगर मीडिया भी इनके साथ मिल जाएगा तब क्या होगा। इस चार्जशीट को पढ़कर लगता है कि इन पत्रकारों ने हथियारों के दलालों की जबरदस्त मदद की है। इनमें सबसे बड़ा नाम है शेखर गुप्ता का। हम जानते हैं ज्यादातर अखबारों ने इस खबर को छापा ही नहीं, न्यूज चैनल्स ने भी इस खबर को दिखाया नहीं, जिसने दिखाया भी होगा उसने नाम नहीं लिया होगा, लेकिन हम नाम लेकर आपको बता रहे हैं। पत्रकार का नाम है शेखर गुप्ता। ईडी ने अपनी चार्जशीट में 3 जगह शेखर गुप्ता का जिक्र किया है और इस चार्जशीट में क्या लिखा है हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। शेखर गुप्ता साहब को भी यह शिकायत ना रहे कि हम अपने मन से बनाकर बोल रहे हैं, अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहे हैं, उन्हें भी बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। लेकिन चार्जशीट में उनके बारे में क्या लिखा है मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। लिखा है, क्रिश्चियन मिशेल जेम्स इन हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 50 ऑफ पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए का मतलब, हैज एडमिटेड दैट ही हैड मेड सच पेमेंट्स। He also admitted hiring services of Guy Douglas to influence the media, and this fact is further corroborated by act of influence on Manu Pabi and Shekhar Gupta to tone down the article in Indian Express. Christian Michel James has further deposed that Mr. Douglas was in touch with several journalists. यानी जो ये डगलस हैं ये बहुत सारे पत्रकारों से और भी संपर्क में थे। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि क्रिश्चियन मिशेल जेम्स ने मीडिया को प्रभावित करने के लिए गाय डगलस नाम के एक व्यक्ति की सेवाएं ली और इस बात की आगे पुष्टि की गई कि मनु पबी और शेखर गुप्ता ने इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार में अपने लेखों को टोन डाउन किया है, यानी जो वो लिखने वाले थे उससे कहीं ज्यादा उनको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया है, टोन डाउन कर दिया है। आमतौर पर अखबार और न्यूज चैनल में जब किसी खबर को कम महत्व दिया जाता है या उसे थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया जाता है तो किसी खबर को टोन डाउन करना कहते हैं, और ये पत्रकार के हाथ में होता है, उसकी कलम के हाथ में होता है कि वो किस खबर को कैसे टोन डाउन कर सकता है या उसे और कड़ा बना सकता है। आपको कभी ये पता नहीं चलेगा। लेकिन क्रिश्चियन मिशेल ने हिरासत में पूछताछ के दौरान बताया कि गाय डगलस कई पत्रकारों के संपर्क में था। चार्जशीट के पेज नंबर 30 पर क्रिश्चियन मिशेल से इस मामले में सवाल और जवाब दर्ज हैं।
उनसे सवाल पूछा गया कि इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुए आर्टिकल्स की सीरीज को कैसे प्रभावित किया। तब 3 जनवरी 2019 को उन्होंने अपने बयान में कहा कि गाय डगलस मीडिया के बड़े बड़े संस्थानों के बारे में जानता था, इसलिए हमने उससे कहा कि वो इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित करे कि इंडियन एक्सप्रेस नाम के अखबार में जो अगला लेख प्रकाशित हो, कम से कम उसमें पूरे मामले को शांत कर दिया जाए। जिन 2 लोगों तक हम पहुंच पाए थे वो मनु पबी और शेखर गुप्ता थे। अगर किसी अखबार में कोई रिपोर्टर रिश्वत लेकर कोई गलत रिपोर्ट प्रकाशित करता है तो इसका मतलब है कि या तो उस अखबार का संपादक अयोग्य है या फिर उसकी रिपोर्टर के साथ कुछ मिली भगत है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हालांकि हम यहां ये स्पष्ट कर दें कि इसमें क्रिश्चियन मिशेल ये नहीं बता पाया कि इन दोनों ने वाकई में टोन डाउन किया था अपनी रिपोर्ट को या नहीं किया था। क्रिश्चियन मिशेल ये भी नहीं बता पाया है क्योंकि इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि इन दोनों लोगों ने क्रिश्चियन मिशेल से कोई पैसा लिया है या नहीं लिया। हम इस बात की कोई पुष्टि नहीं कर सकते। चार्जशीट में यह नहीं लिखा है कि क्रिश्चियन मिशेल ने इन दोनों पत्रकारों को पैसा दिया ही है। चार्जशीट में यह भी नहीं लिखा है कि इन्होंने अपने रिपोर्ट को टोन डाउन कर ही लिया था, यानी कॉम्प्रोमाइज कर ही लिया था, लेकिन इनका नाम लिखा है और कहा गया है कि इनसे संपर्क किया गया था। और जब पूछताछ के दौरान इस तरह की बात बताई जाती है तो, और यह बात जब लिखी गई है तो ये दोनों पत्रकार जरूर और जरूर शक के घेरे में आते हैं। इन पर अविश्वास की स्थिति पैदा जरूर होती है और ऐसा ही लग रहा है भारत की सुरक्षा से जुड़े एक इतने गंभीर मामले को प्रभावित करने के लिए अखबार के संपादक और रिपोर्टर ने आपस में गठबंधन कर लिया। यह सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे मामलों में सबसे पहले घोटाले की खबर को अखबार में बड़े पैमाने पर प्रकाशित किया जाता है। इसके बाद हथियार बनाने वाली कंपनी के लिए लॉबिंग कर रहे लोग उस अखबार के संपादक और रिपोर्टर से संपर्क करते हैं क्योंकि उन्हें अपने पक्ष में खबर छपवानी होती है, या फिर कम से कम इतना तो करना ही होता है कि अगर उनके खिलाफ खबर छप रही है तो उसे कैसे रोका जाए या बंद किया जाए या कम से कम टोन डाउन किया जाए। हर चीज का अलग दाम होता है और इसके बाद पत्रकार इन दलालों से समझौता कर लेते हैं और आपको कभी पता भी नहीं चलता। इसका मतलब यह हुआ कि रक्षा सौदे में घोटाले की खबर को राष्ट्रहित के लिए नहीं बल्कि हथियार बनाने वाली कंपनी पर दबाव बनाने के लिए पहले प्रकाशित किया जाता है। इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके पत्रकार किस तरह के लाभ लेते होंगे, ये बहुत बड़ी जांच का विषय है। और हम बार बार ये कहते हैं कि आपने अलग अलग घोटाले देख लिए, राजनीति में घोटाले देख लिए, सरकारी अफसरों के घोटाले देख लिए, पुलिस वालों के घोटाले देख लिए, अभी आपने मीडिया के घोटाले नहीं देखे। और अब समय आ गया है जब मीडिया में जो बड़े बड़े घोटाले होते हैं, मीडिया कैसे आपके सामने झूठ पेश करता है, उसका भी अब खुलासा देश के सामने होना चाहिए। और आपको जानकर काफी आश्चर्य होगा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी खबरों में घोटाला करने के आरोपी ये वरिष्ठ संपादक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। यानी जिन शेखर गुप्ता की हम बात कर रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे पत्रकार नहीं है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के ये प्रेसिडेंट हैं। वर्ष 1978 में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की स्थापना देश में स्वतंत्र पत्रकारिता को बरकरार रखने के लिए हुई थी। वर्ष 1975 में जब देश में आपातकाल लगा तब बहुत सारे अखबारों के संपादकों ने इंदिरा गांधी की सरकार के सामने घुटने टेक दिए थे और वो आपातकाल का समर्थन करने लगे। इन अखबारों में तब आपातकाल लगाने के फैसले की तारीफ की जाती थी, समर्थन दिया जाता था इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी की प्रशंसा में बड़े बड़े लेख लिखे जाते थे। वर्ष 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुए और जनता पार्टी की सरकार बनी। तब जनता पार्टी की सरकार ने पत्रकारों को स्वतंत्र बनाए रखने के लिए एडिटर्स गिल्ड की मदद की थी। इसके पीछे मंशा यह थी कि पत्रकार किसी भी सरकार के सामने घुटने ना टेकें। ये जो एडिटर्स गिल्ड है, ये एक बहुत ही सम्मानजनक, इसको आप ऑर्गेनाइजेशन मान सकते हैं, संस्था मान सकते हैं और देश के ज्यादातर पत्रकार इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि इन पत्रकारों और बड़े बड़े संपादकों ने तत्कालीन यूपीए सरकार और हथियारों के दलालों के सामने घुटने टेक दिए थे। खबरों में मिलावट और घोटाले करने वाले ऐसे ही पत्रकारों को हमारे देश में पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे बड़े बड़े सम्मान दिए जाते हैं। वर्ष 2009 में इन्हीं शेखर गुप्ता को यूपीए सरकार द्वारा पद्म भूषण जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित भी किया गया था। अब आप समझ लीजिए, ये जो घोटाला है ये यूपीए सरकार के जमाने का ही घोटाला है। तब यूपीए की सरकार चल रही थी इस देश में जब ये घोटाला हुआ।
और ऐसा चार्जशीट कहती है कि इसमें शेखर गुप्ता ने भी एक भूमिका निभाई और उसी दौरान शेखर गुप्ता साहब को पद्म सम्मान भी दिया गया यूपीए सरकार द्वारा। मतलब बहुत साफ है कि ये सभी एक विशेष पार्टी के पत्रकार हैं और ये अपनी उस विशेष पार्टी के सत्ता में आने का इंतजार बहुत बेसब्री से करते हैं और इस काम में हर तरह की मदद करते हैं ताकि फिर देश से जुड़े बड़े बड़े सौदों में दलाली करके पैसा कमाया जा सके, अपने मनपसंद लोगों को बड़े बड़े पदों पर बैठाया जा सके, अपने मनपसंद लोगों को मंत्री बनवाया जा सके और जब वो मंत्री बन जाएं तो उनसे अपने मनपसंद दलालों के काम करवाए जा सकें और फिर पैसा कमाया जा सके। यही वजह है कि जब भी देश में कोई साफ सुथरी डील होती है तो ऐसे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ये लोग हर वक्त यही सोचते हैं कि काश अगर देश में उनकी मनपसंद सरकार होती तो हर रक्षा सौदे से उनका भी विकास होता, उनका भी फायदा होता। आज हम एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं, उन तमाम बड़े बड़े पत्रकारों से, संपादकों से सवाल पूछना चाहते हैं जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं। और ये बड़े बड़े पत्रकार और बुद्धिजीवी आज खामोश क्यों बैठे हैं? क्या ये अपने प्रेसिडेंट शेखर गुप्ता को उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रस्ताव पारित करेंगे? क्या ये लोग चुपचाप खबरों के इस भ्रष्टाचार को ऐसे ही सहते रहेंगे? अगर ये लोग आज शेखर गुप्ता का बचाव कर रहे हैं तो क्या इनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े नहीं होंगे? ये जो लिस्ट आप देख रहे हैं ये एडिटर्स गिल्ड के सदस्यों की लिस्ट है। बड़े बड़े नाम इसमें हैं, बड़े बड़े देश के जो संस्थाएं हैं, मीडिया संस्थाएं हैं, न्यूज चैनल्स हैं, अखबार हैं, उनके संपादक इस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य हैं, लेकिन आज ये सारे लोग चुप बैठे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के दोहरे चरित्र को अब आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको बताता हूं कि इस संस्था के दोहरे चरित्र क्या है। 30 अक्टूबर 2018 का दिन याद कीजिए। यह कोई बहुत पुराना दिन नहीं है। 30 अक्टूबर 2018 जब छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक नक्सली हमला हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ पुलिस के 2 जवानों और दूरदर्शन के कैमरामैन अच्युतानंद साहू की मौत हो गई थी। लेकिन उस वक्त यही एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया गहरी नींद में सो रहा था, जबकि वर्ष 2017 में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई थी। तब पूरे देश में इन्होंने हंगामा मचा दिया था और देश के बुद्धिजीवी और पत्रकार एयर कंडीशनड कमरों से बाहर आ गए थे। यानी जो मामला अपने एजेंडे को सूट करता है उसकी पैरवी की जाती है और जो सूट नहीं करता उसकी पैरवी नहीं की जाती। मैं आपको एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 2 स्टेटमेंट्स पढ़कर आज सुनाना चाहता हूं। देखिए, जब दूरदर्शन का कैमरामैन वहां मारा गया नक्सली हमले में, उस दिन क्या स्टेटमेंट आया था? October 30, 2018. The Editors Guild of India is saddened to learn of the death of a camera person of Doordarshan and 2 policemen after they were attacked by Maoist insurgents in the Dantewada district of Polbound, Chhattisgarh. The Guild offers its condolences to the deceased and urges the law enforcement agencies in the state to provide necessary security and protection to the media professionals, particularly when they are on election coverage duty. Creating a safe environment for media professionals to discharge their duties will be critical for ensuring freedom of the press. बस इतना कह दिया कि सुरक्षा के अच्छे इंतजाम होने चाहिए ताकि जो प्रेस के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा ठीक से की जा सके। बस इतना हुआ। जब दूरदर्शन का कैमरामैन मारा गया, 2 पुलिस वाले मारे गए नक्सलियों के हमले में दंतेवाड़ा में। ये तब का है। अब देखिए, जब गौरी लंकेश की हत्या हुई थी तब का देखिए। द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया इज डीपली शॉक्ड, अब इस बार शॉक्ड है, and strongly condemns the murder of Gauri Lankesh, senior journalist and editor, Lankesh Patrika. Gauri Lankesh was a known critic of the central government on key issues, had fearlessly expressed her views in the newspaper she edited as well as in other forums. Her killing is an ominous portent for dissent in democracy and a brutal assault on the freedom of the press. The Editors Guild of India demands that government of Karnataka acts to bring the culprits to justice apart from instituting a judicial probe into the killing. यानी ये सख्ते में आ गए, ये नाराज हैं, ये गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि गौरी लंकेश क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखा करती थी इसलिए उनकी हत्या हो गई। और आज जब इसी संस्था के अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगे हैं भ्रष्टाचार के, तो ये संस्था चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है। इसलिए आज इन्हें एक्सपोज करना आप सबके सामने बहुत जरूरी है। हम एक बहुत ही जिम्मेदार न्यूज चैनल हैं और हम जानते हैं हम क्या कह रहे हैं
और बिना किसी का पक्ष जाने उसके विषय में हम कभी कुछ दिखाते भी नहीं हैं। इसलिए हमने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट शेखर गुप्ता को सवालों की एक लिस्ट भेजी आज, लेकिन अब तक उनका कोई जवाब नहीं आया है और हमें उनके जवाब का इंतजार रहेगा। आज ये टेलीकास्ट होने तक उनका जवाब नहीं आया था, कल भी अगर आ जाएगा तो उन्होंने जो जवाब लिखा है वो हम आपके सामने जरूर पेश करेंगे। हालांकि उन्होंने अपने मालिकाना हक वाले एक मीडिया संस्थान के माध्यम से अपनी सफाई जरूर दी है। अपनी सफाई में उन्होंने लिखा है कि उन पर लगे आरोप पूरी तरह से असत्य, हास्यास्पद और बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने कहा कि सच आरोपों से बिल्कुल उलट है, यह उन्होंने कहा है और हमने आपके सामने उनका पूरा स्टेटमेंट रख दिया है। क्रिश्चियन मिशेल के खुलासे के बाद अब कांग्रेस पार्टी पर जवाब देने का दबाव बढ़ गया है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले पर कांग्रेस के नेताओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के सवालों पर कांग्रेस के नेता बैकफुट पर हैं और वो इसे राजनीति से प्रेरित कार्रवाई बता रहे हैं। उनका यह कहना है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव प्रचार चल रहा है, इसलिए ईडी ने अपनी चार्जशीट में ये आरोप लगाए हैं और इसके पीछे सरकार यानी बीजेपी की मंशा यह है कि वो ये आरोप लगाकर चुनाव में मदद करना चाह रही है अपनी। आपका ये चौकीदार हेलीकॉप्टर घोटाले के कुछ दलालों को दुबई से उठा करके ले आया था, याद है ना? याद है ना? इटली के इस मिशेल मामा और दूसरे दलालों से एजेंसियों ने कई हफ्ते पूछताछ की है, जिसके आधार पर कोर्ट में एक चार्जशीट दायर की गई है। मैं मीडिया में देख रहा था कि हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है, उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएम का मतलब है फैमिली। अब आप मुझे बताइए, आप तो अहमद पटेल का नाम सुना है ना, जानते हो ना? यहां जो पहले मुख्यमंत्री थी उनके खासम खास है। अब मुझे बताइए, ये अहमद पटेल भाई किस फैमिली के निकट है? किस फैमिली से निकट है? किस फैमिली से निकट है? आपको पता चल गया। हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? हेलीकॉप्टर की दलाली किसने खाई? भाइयों और बहनों, चौकीदार का यही कड़ा रवैया इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो जहां न्यायपालिकाएं हैं, हमें पूरा भरोसा है। हम कहीं पे भी दोषी हैं तो कम से कम हम पे कार्रवाई करें, फांसी पे लटका दें। लेकिन किन से मुंह से निकल रहा है? नरेंद्र मोदी को सब जानते हैं, गटर लेवल पॉलिटिक्स करते हैं। जैसे विलेज का कोई मुखिया बोल रहा हो, जैसे कोई कहीं देहात में कोई आदमी म्यूनिसिपैलिटी की पॉलिटिक्स कर रहा हो। लेकिन कहावत है ना, चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। न्यायपालिका है, जाए करें, हम दोषी हैं तो हमारे सामने कार्रवाई करें। ये जुमलों की बौछार है। चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में बारिश तो होनी है। कहीं उनके मुद्दे चाहिए, मुद्दे कहीं किसी से उपस्थित कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। कौन सा कोइंसिडेंस था कि 2013 में जो रिकवरी हुई उसमें भी आरजी, एपी, फैम, ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स थे। अब ये कहा जाता है कई बार, और इसकी गलतफहमी रहती है कि भाई डायरी में क्या होता है। डायरी तो जैनवाला केस में कहा एविडेंस नहीं है। ऐसा नहीं है। केवल डायरी हो और कोई दूसरा सबूत ना हो तो वो एविडेंस सजा के लिए नहीं बनती।
अगर वो षड्यंत्र के दौरान लिखी गई हो और कोलैबोरेशन हो तो डायरी एडमिसिबल होती है। क्या ये आरजी, एपी, फैम ये काल्पनिक व्यक्ति हैं? दो अलग अलग समय पे 2013 में स्विट्जरलैंड में कहीं से कागज मिलते हैं, फिर 2018-19 में बाकी लोगों से मिलते हैं जो इस विषय के साथ संबंधित थे, नाम वही है। और इसलिए जो सच्चाई होती है वो बहुत तकलीफ देती है। ट्रुथ इज वेरी इनकन्वीनियंट। जितना दबाओगे उतना फैलता है। द मोर यू सप्रेस इट द मोर इट स्प्रेड्स। और इसलिए यह आवश्यक है कि इसका कोई उत्तर तो दें। जैसा हम आपको बार बार कह रहे हैं कि हमारे देश का मीडिया नेताओं के बारे में तो आपको बता देता है जब उन पर आरोप लगते हैं, सरकारी अफसरों के बारे में भी बता देता है, लेकिन अपने बारे में नहीं बताता। और कुछ जगह अगर बताया भी जाता है तो नाम लेकर नहीं बताया जाता, सिर्फ इशारे से नाम ले दिया जाता है। इशारा इस तरीके से किया जाता है कि आप समझ जाएं कि किसके बारे में बात हो रही है। लेकिन आज हम आपके सामने नाम लेकर ये खबर आपको दिखा रहे हैं। और एक सच ये भी है कि हमारे देश में विश्वसनीय और शुद्ध पत्रकारिता करना अब बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। लोगों का भरोसा टूट रहा है। पिछले कुछ समय में मीडिया में नैतिक भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए हैं। ऐसे कई घोटाले हुए हैं जिनमें भारतीय मीडिया के कुछ बड़े पत्रकारों पर व्यावसायिक फायदा उठाने और डील्स करने या करवाने के आरोप लगे हैं। उदाहरण के तौर पर 2010 के नीरा राडिया टेप्स को आप याद कीजिए। इन टेप्स में कॉर्पोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया और इस देश के कई वरिष्ठ पत्रकारों के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत रिकॉर्ड हुई थी। और इन रिकॉर्डिंग्स में नीरा राडिया बड़े बड़े पत्रकारों के साथ मंत्री पदों को लेकर लॉबिंग कर रही थी। नीरा राडिया कुछ पत्रकारों को डिक्टेशन देते हुए भी सुना गया उन्हें कि वो पत्रकारों को बता रही थी, बड़े बड़े पत्रकारों को ये बता रही थी कि उन्हें अपने अगले कॉलम में क्या लिखना है, किस नेता के बारे में क्या लिखना है। और बड़े बड़े पत्रकारों और संपादकों को वो ये भी बता रही थी कि वो किस नेता को कौन सा मंत्रालय दिलवाना चाहती हैं। और ये पत्रकार बड़े भरोसे के साथ नीरा राडिया को ये बता रहे थे कि हाँ, ये काम हो जाएगा। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने फिन मैकेनिका कंपनी से वर्ष 2010 में ही 3,565 करोड़ रुपए में 12 हेलीकॉप्टर्स की खरीदारी की थी। यानी 3500 करोड़ रुपए की डील थी। छोटी मोटी डील नहीं थी। इस 3500 करोड़ में से अगर 1-2% भी इन पत्रकारों को मिल जाए तो इनकी जिंदगी सफल हो जाए। और यही इन्होंने किया। और 2010 में ही नीरा राडिया टेप्स का भी खुलासा हुआ था। एक बात जो कॉमन है वो ये कि उस समय देश में यूपीए की सरकार थी, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये जो पत्रकार हैं जिनके नाम आ रहे हैं, नीरा राडिया केस में जिनके नाम आए और आज जब इस चार्जशीट में जो नाम आ रहे हैं, ये वो पत्रकार हैं जिनकी उस जमाने में, यूपीए सरकार के जमाने में, तूती बोला करती थी। ये हर बड़ी जगह इनको निमंत्रण मिला करता था और बड़े बड़े नेताओं के साथ बैठकर ये खाना खाते थे, कॉफी पीते थे, उनके साथ पार्टी करते थे और जो चाहे वो काम ये करवा लिया करते थे। ऑगस्टा वेस्टलैंड हो या नीरा राडिया टेप्स हो, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बड़ी बड़ी कंपनियां, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां अब सिर्फ नेताओं और सरकारी अधिकारियों को ही मैनेज नहीं करती, बल्कि वो मीडिया को भी मैनेज करके चलती हैं, क्योंकि मीडिया अब पूरी व्यवस्था का बड़ा हिस्सा बन चुका है। वर्ष 2018 में ऑगस्टा वेस्टलैंड की पेरेंट कंपनी फिन मैकेनिका ने अमेरिका में सिर्फ लॉबिंग के लिए 9 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा किया था। हालांकि अमेरिका जैसे देश में लॉबिंग करना गैर कानूनी नहीं है, इसीलिए ऐसी कंपनियों के लिए भारत में भी आकर लॉबिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करना बड़ी आम सी बात है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग, लॉकहीड मार्टिन वही कंपनी है जो F-16 विमान बनाती है, जिसे हाल ही में भारत के विमान ने हमारी एयरफोर्स के विमान ने गिरा दिया था। और बोइंग जैसी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, हथियार बनाने वाली। बोइंग विमान बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। दुनिया भर में सौदे करने के लिए यह कंपनी पूरी दुनिया में लॉबिंग करती है और इसके लिए वो करोड़ों रुपए का बजट रखती है। 2017 में बोइंग ने 116 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की रकम सिर्फ लॉबिंग पर खर्च कर दी थी, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। वर्ष 1998 से यह कंपनी सिर्फ लॉबिंग पर
करीब 2000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, जबकि लॉकहीड मार्टिन ने वर्ष 2018 में अपने हथियारों की लॉबिंग के लिए 90 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए थे। ये सारे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये उन देशों को शॉर्टलिस्ट कर लेती हैं जिन देशों में हथियारों की डिमांड होती है। जो देश हथियार खरीदने वाले होते हैं, उन देशों पर को ये शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं और वहां अपनी लॉबिंग पर पैसा बढ़ा देते हैं। मान लीजिए अगर आज इन्हें यह पता चल जाए कि भारत में हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है और भारत सरकार हेलीकॉप्टर्स ढूंढ रही है खरीदने के लिए, तो ये लॉबिंग का पैसा भारत में ज्यादा खर्च करना शुरू कर देंगे। लॉकहीड मार्टिन के एक पूर्व अध्यक्ष ने यह बात स्वीकार की थी कि अपने फाइटर जेट्स बेचने के लिए इस कंपनी ने दूसरे देश के अधिकारियों पर करोड़ों रुपए खर्च किए। अमेरिका की एक गैर सरकारी संस्था सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिक्स के मुताबिक पिछले साल हथियार बेचने के लिए लॉकहीड मार्टिन ने अमेरिका में लॉबिंग पर कम से कम 90 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा दुनिया भर में अपने हथियारों का प्रचार करने और मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी ये कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है। इस कंपनी पर दुनिया भर में पैसा देकर अपने हथियार बिकवाने के आरोप लगते रहे हैं और ये सब इसलिए होता है क्योंकि आजकल पत्रकारिता के पेशे में कई अनैतिक काम करने वाले बिजनेसमैन भी घुस आए हैं और ऐसे लोगों का मकसद पत्रकारिता करना नहीं बल्कि अपना धंधा चमकाना होता है। ऐसे लोग अनैतिक तरीके से न्यूज चैनल चलाने का लाइसेंस हासिल कर लेते हैं और एक बार लाइसेंस मिल जाने के बाद न्यूज चैनल को अपनी महत्वाकांक्षाओं के रेस कोर्स में घोड़े की तरह दौड़ाते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये मीडिया को कैसे इस्तेमाल करती हैं। मान लीजिए अगर हेलीकॉप्टर खरीदना है या फाइटर जेट्स खरीदना है तो 2, 3 या 4 कंपनियों के बीच आपस में इस पर संघर्ष होता है, कंपटीशन होता है कि किस कंपनी को यह कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। जो कंपनी मीडिया को मैनेज कर लेती है वो सामने वाली दूसरी कंपनी के खिलाफ गलत खबरें छपवाती है, उसके बारे में, उसके प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव खबरें छपवाती है और एक माहौल बनाने की कोशिश करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है वही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। और उन अखबारों में छपने वाली खबरों का देश की सरकार पर, मंत्रियों पर असर पड़ता है और कई बार उन अखबारों की कटिंग या न्यूज चैनल्स के जो वीडियोस हैं उन्हें इस्तेमाल किया जाता है लॉबिंग करने के लिए या दबाव डालने के लिए कि देखिए मीडिया भी हमारी तारीफ कर रहा है, अगर आपने हमारा सामान खरीद लिया तो देश में मीडिया आपकी तारीफ करेगा, आपको शाबाशी मिलेगी। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में इस बात का पूरा बंदोबस्त किया गया था कि मीडिया में इस डील को लेकर सिर्फ अच्छी खबरें ही प्रसारित की जाए, इस डील को लेकर माहौल खराब करने वाली खबरों पर अंकुश लगाया जा सके और इसलिए भारतीय मीडिया को मैनेज करने की जिम्मेदारी कुछ खास चुनिंदा पत्रकारों को दी गई। ऐसी रणनीतियां भी बनाई गई जिससे ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील के खिलाफ खबरें न छपें, यानी भारत के बड़े पत्रकारों और मीडिया हाउसेज ने न सिर्फ समझौते किए बल्कि खबरों में अपनी मर्जी के मुताबिक मिलावट भी की। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि पवित्र पत्रकारिता का दावा करने वाले ऐसे लोगों का दोहरा चरित्र और पाखंड पूरे देश के सामने आना चाहिए। और यहां पर आप ये भी नोट कीजिए, आपको एक और उदाहरण हम आज देना चाहते हैं। जब कभी भी भारत के वैज्ञानिक अपने ही देश में कोई बड़ा हथियार बनाने की कोशिश करते हैं, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए उन्होंने तेजस प्लेन बनाना शुरू किया, तब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे ताकि आप हमेशा आपको यह पता रहे कि कौन सही है और कौन गलत। और जी न्यूज पिछले कई वर्षों से ऐसे पत्रकारों को देश के सामने एक्सपोज करता आया है और आगे भी करता रहेगा। उन्होंने इसमें सत्य क्या है लोगों के सामने रखने का जिम्मेदारी भारत सरकार का। घूस देने वाले का दोष साबित हो गया, घूस लेने वाले का क्या? Find out who are culprits, then take action against them. It is their duty. They are delaying it. They must complete it. ये किस बूते पे कह रहे हैं कि दोष लगाया जा रहा है कि इन्होंने हाइट बदल दी? नहीं जी, मेरे पास तो ना अथॉरिटी थी ना मेरा कोई लेना देना था, एक प्रोफार्मा क्लियरेंस मैंने जरूर किया था। ये बात समझ लेनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर मैं करप्ट हूं जैसा ये कोर्ट कह रही तो फिर ये सब जो वाइस चीफ, डिप्टी चीफ, सारे एयर हेडक्वार्टर्स वाले जितने भी इसमें डिसीजन में शामिल थे वो सब करप्ट। और जितने भारत सरकार के दूसरे अधिकारी थे, ये एनएसए और सेक्रेटरी सिक्योरिटी डायरेक्टर, ये सब करप्ट थे क्योंकि ये तो कंबाइंड डिसीजन था भाई।
जब घोटालेबाज सो रहे थे, जी न्यूज जाग रहा था। इटली की एक अदालत ने वीआईपी हेलीकॉप्टर ऑगस्टा वेस्टलैंड डील के केस में 2 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार का दोषी पाया है। इटली की अदालत ने माना है कि इस डील के लिए भारत से लेकर इटली तक जमकर भ्रष्टाचार हुआ है और भारत के नेताओं और अफसरों को बहुत मोटी रकम रिश्वत के तौर पर दी गई है। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर इटली से रिश्वत दी गई है तो भारत में भी वो रिश्वत किसी न किसी को जरूर मिली होगी। डियर पीटर, सिंस मिसेस गांधी इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड वीआईपी एंड विल नॉट फ्लाई एनीमोर विद MI8, which is a Russian helicopter, head advisor Manmohan Singh, obviously the Prime Minister is the principal figure of government. Then there is Secretary Ahmed Patel. These figures are in the documentation and we will discover exactly in the villa of HK. ऑगस्टा वेस्टलैंड घूसकांड से देश की सियासत में अब एक भूकंप आ गया है। इटली की अदालत के फैसले में किसी सिन्योरा गांधी का जिक्र है। इटालियन भाषा में सिन्योरा का मतलब होता है मिसेज या लेडी। अब सिन्योरा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जोड़ा जा रहा है। इस पूरे घूसकांड को लेकर चल रहे हंगामे का एक बहुत बड़ा असर यह भी है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को सफाई देने के लिए अपने सामान्य प्रवक्ताओं की तरह आज कैमरे के सामने खुद आना पड़ा। I am not afraid of anyone cornering me because there is no base to that cornering. All what they are saying, all the accusations they are throwing at us, they are false. They amount to calumny. I am saying this government is there for the last 2 years. What are they doing? The inquiry is there. Why don't they complete it? Complete it as soon as possible, impartially. The truth will be. मैं ये कहती हूँ कि ये आरोप जो है बिल्कुल बेबुनियाद है, निराधार है, झूठ है। आप लोग सरकार में हैं 2 साल से। इंक्वायरी जल्दी से जल्दी बिना भेदभाव कंप्लीट कर दो, सच्चाई सामने आएगी। सीबीआई ने जो केस दर्ज किया था इस पूरे मामले में, वो 12/3/2013 को किया था, यानी 12 मार्च 2013 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था, ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन इटली की कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करने का काम जुलाई 2014 में हुआ, यानी यूपीए की सरकार कछुए की गति से काम कर रही थी। आज जी न्यूज के पास कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो ये सवाल उठाते हैं कि क्या वीआईपी हेलीकॉप्टर खरीदने की पूरी डील सिर्फ रिश्वत लेने के लिए हुई थी। केस दर्ज करने के बाद भी सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू नहीं की। अब सवाल ये उठना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। सीबीआई ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी एफआईआर की कॉपी नहीं दी। पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी तब तक कार्रवाई नहीं कर सकता जब तक एफआईआर दर्ज न हो। इस पर भी सवाल यही उठता है, क्यों? ईडी ने भी औपचारिकता निभाने के लिए 3 महीने के बाद 18 जून 2013 को एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराने के लिए सीबीआई को एक पत्र लिखा। फिर सीबीआई ने 6 महीने के बाद ईडी को एफआईआर की कॉपी दी। लेकिन इसके बाद भी ईडी ने नई सरकार के आने तक कोई कार्रवाई नहीं की। नई सरकार के सत्ता में आने के बाद जुलाई 2014 में ईडी ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू की। बोफोर्स के बाद ये दूसरा ऐसा रक्षा घोटाला है जो कांग्रेस के गले की फांस बन गया है, और इसमें भी बोफोर्स की ही तरह गांधी परिवार पर सीधे इल्जाम लग रहे हैं, और ये सत्य भी जी न्यूज काफी पहले बता चुका है। क्रिश्चियन मिशेल ऑगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील करवाने वाला एक बिचौलिया है, और उस पर यह सौदा करवाने के लिए भारत में कई बड़े अधिकारियों और नेताओं को रिश्वत देने का आरोप है। हाथ से लिखे इस पर्चे में भारतीय नेताओं, अधिकारियों और एयरफोर्स के अधिकारियों को 30 मिलियन यूरो की रिश्वत दिए जाने का जिक्र है। इस नोट के कुल मिलाकर 3 हिस्से हैं, जिसमें पहले हिस्से में AF लिखा है, जिस पर यह अंदाजा लगाया गया कि इसका मतलब एयरफोर्स हो सकता है, जिसे 6 मिलियन यूरो की रिश्वत देने का जिक्र है। दूसरे हिस्से में लिखा है BUR, इसमें भी अंदाजा लगाया गया कि इसका मतलब होगा ब्यूरोक्रेसी। इसमें ब्यूरोक्रेसी को यानी अफसरशाही को 8.4 मिलियन की रिश्वत देने का जिक्र है। और तीसरे हिस्से में लिखा है POL, जिसमें यह माना जा रहा है कि ये पॉलिटिशियंस लिखा गया है, पॉलिटिकल या पॉलिटिशियंस। नेताओं की इस लिस्ट में पहले लिखा है AP। इटली की अदालत के इस फैसले में लिखा हुआ है कि इसका मतलब अहमद पटेल हो सकता है नहीं, हो सकता है, लेकिन नाम यही है। इसी लिस्ट में AP के नीचे
FAM लिखा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या FAM का मतलब फैमिली यानी परिवार तो नहीं है। FAM के आगे 16 मिलियन यूरो की रिश्वत का जिक्र है। अब सवाल यह भी है कि ये कौन सा परिवार है जिसे 16 मिलियन यूरो की रिश्वत दी गई। तो जहाँ न्यायपालिकाएं हैं, हमें पूरा भरोसा है। हम कहीं पे भी दोषी हैं तो कम से कम हम पे कार्रवाई करें, फांसी पे लटका दें। जब किसी राजनीतिक व्यक्ति पर दस्तावेज के बुनियाद पे कुछ आरोप लगता है तो कुछ तो उत्तर होगा। ये दस्तावेज गलत हैं या इनसे जो निष्कर्ष निकाला जा रहा है वो गलत है। अगर कोई भी उत्तर नहीं दिया जाता तो फिर एक ही कंक्लूजन है कि कोई भी उत्तर दिया नहीं जा सकता। केवल ईडी को कहना कि ये इलेक्शन ढकोसला है, उससे तो दस्तावेज मिट नहीं जाते। ये किसी न किसी राजनेता के कहीं न कहीं नज़दीक के दूर के रिश्तेदार पर कभी कहीं कोई बात आती है, या अगर वो किसी राजनेता से न भी जुड़ा हो, कोई साधारण व्यक्ति हो, तो उसका अगर कहीं नाम आता है उससे पूछताछ होती है। तो एक साधारण तरीका है काम करने का। ये खुलासा हुआ है कई अखबारों में कि राहुल गांधी का नाम आया अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में। इससे पहले भी पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया हाउसेस के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त में, 2G के घोटाले में लिप्त लोगों से विशेष आर्थिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाने में राहुल गांधी का नाम आया है। समय आ चुका है कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष को जनता को बतलाना होगा कि वो हर व्यक्ति जिसने देश को लूटा है उसके साथ लिखा पढ़ी करके अपने हस्ताक्षर के साथ राहुल गांधी ने क्यों आर्थिक सुख भोगा, और इस पे स्पष्टीकरण अब समय आ चुका है कि राहुल गांधी को देश को देना चाहिए। यानी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े सारे तथ्य जी न्यूज कई वर्षों से देश के सामने रखता आया है, और लोकसभा चुनाव के राजनीतिक मौसम में हुए खुलासे से देश भर में भूचाल आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब इसी से जुड़ा हुआ विरोधाभास ये भी है कि जब हम किसी विदेशी अखबार या न्यूज एजेंसी का लेख पढ़ते हैं तो आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जो बड़े बड़े विदेशी अखबार हैं ये बिल्कुल सच बोलते हैं और ये हमसे बेहतर हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गुलामों वाली मानसिकता से आज भी बाहर नहीं आ पाए हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार को अमेरिका के राष्ट्रपति फेक न्यूज की फैक्ट्री बताते हैं, लेकिन हमारे ही देश के डिजाइनर पत्रकार ऐसे अखबारों में बिना किसी संकोच के अपने ही देश के खिलाफ भारत विरोधी लेख लिखते रहते हैं। हथियारों की लॉबिंग करने वाली कंपनियां न सिर्फ अपने हथियार बेचने के लिए एजेंडा चलाती हैं, बल्कि विकासशील देशों में बने स्वदेशी हथियारों को भी हमेशा कमतर साबित करने की कोशिश करती हैं, और ये करने के लिए वो ऐसे ही पत्रकारों को अपने साथ मिला लेती हैं, और ये पत्रकार दुनिया के बड़े बड़े अखबारों में फिर इस तरह के लेख लिखते हैं। इसीलिए ऐसी खबरें आती हैं कि भारत में बना फाइटर एयरक्राफ्ट तेजस बिल्कुल बेकार है, भारत में बना अर्जुन टैंक बिल्कुल बेकार है, भारत में बनी इंसास राइफल बेकार है। इसमें कुछ हद तक हमारी असफलता है, जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हथियार बनाने के क्षेत्र में अभी तक हम वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए हैं जो अमेरिका जैसे देशों ने कर लिया है या इजराइल जैसे देशों ने कर लिया है, और इसी का फायदा मीडिया को मैनेज करने वाली कंपनियां उठाती हैं। अब आप सोचिए, अगर ये कंपनियां ये ना कहें कि तेजस एयरक्राफ्ट बेकार है तो फिर बाहर से आने एयरवाले एयरक्राफ्ट कौन खरीदेगा? अगर ये कंपनियां ये ना छपवाएं कि अर्जुन टैंक बेकार है तो फिर टैंक बाहर से कौन खरीदेगा? इसलिए एक पूरा कैंपेन, मुहिम चलाई जाती है कि देश में कुछ भी बन रहा हो सबसे पहले उसे रिजेक्ट करवाओ और फिर ये कहो कि ये सारे हथियार बाहर से खरीदिए, हमारी मनपसंद कंपनी से खरीदिए। आपने नोट किया होगा कि दुनिया के बड़े बड़े पब्लिकेशंस और मीडिया हाउस F-16 के बारे में जितना उन्हें छापना चाहिए था उतना वहां छपा नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण आपको आज हम दे रहे हैं। आपको याद होगा F-16 विमान लगातार खबरों में बना रहा। पाकिस्तान ने F-16 विमानों के जरिए ही भारत में घुसने की कोशिश की थी,
लेकिन और F-16 विमान मार गिराया गया, लेकिन जिस हिसाब से उसके बारे में छपना चाहिए था नहीं छपा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हथियार बनाने वाली ये बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रास्ते में आने वाली हर आलोचना को जड़ से मिटा देती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े या घूस देनी पड़े। दबी जुबान में लोग ये कहते हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट और रक्षा मामलों के पत्रकार इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ गठबंधन कर चुके हैं। सारे नहीं, लेकिन काफी लोग ऐसे हैं जो इनके साथ मिल चुके हैं। ऑगस्टा वेस्टलैंड घोटाले में हुआ खुलासा इसका जीता जागता उदाहरण है और भारत में करोड़ों रुपए कमाने वाले करोड़ीमल संपादकों का सत्य भी यही है। इसलिए इन लोगों से बचकर रहिए। हथियार बनाने वाली कंपनियां फाइटर जेट से लेकर तोप तक सबकी मार्केटिंग करती हैं और इसके लिए वो मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करती हैं। आपने यहां यह भी देखा होगा कि बड़े बड़े अखबारों में फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनियां विज्ञापन देती हैं, हथियार बनाने वाली कंपनियां विज्ञापन दे रही हैं, टैंक बनाने वाली, बंदूक बनाने वाली कंपनियां अपना विज्ञापन दे रही हैं, बोइंग जैसी कंपनियां अखबारों में अपना विज्ञापन दे रही हैं। अब जरा ये बात सोचिए, अखबारों में विज्ञापन पढ़ने वाले जो देश के पाठक हैं, जो रीडर्स हैं, क्या विज्ञापन देखकर बोइंग का विमान खरीद लेंगे? क्या विज्ञापन देखकर F-16 विमान खरीद लेंगे? ऐसा नहीं है। लेकिन इन सारे बड़ी कंपनियों को, मीडिया हाउसेस को पैसा देना होता है, इन्हें कमीशन देना होता है, इन्हें इनका मेहनताना देना होता है। इसलिए ये वादा करते हैं कि हम आपको विज्ञापनों के जरिए पैसा देंगे और फिर इन अखबारों में बड़े बड़े हथियार बनाने वाली कंपनियों के विज्ञापन छपने लगते हैं। बावजूद इसके कि अखबारों में विज्ञापन देने से उन कंपनियों को कोई लाभ नहीं है, क्योंकि आम जनता हथियार खरीदती ही नहीं। इसलिए आप जब भी विज्ञापन बनाने वाली किसी कंपनी का बड़ा सा विज्ञापन, हथियार बनाने वाली कंपनी का कोई बड़ा सा विज्ञापन जब आप किसी अखबार में पढ़ें तो समझ जाइए कि क्या डील चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे लॉकहीड मार्टिन प्रतिवर्ष अपने हथियारों के लिए मीडिया मैनेजमेंट करती है, आप ये भी कह सकते हैं कि दुनिया की ज्यादातर न्यूज एजेंसीज और अखबार एक प्रकार से कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं और एक एजेंडे के तहत किसी न किसी कंपनी को विशेष फायदा पहुंचाते हैं। अब इसका एक ताजा उदाहरण देखिए। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी नामक मैगजीन ने भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को गिराए जाने पर एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के 2 डिफेंस ऑफिशियल्स का हवाला दिया गया है। रिपोर्ट में बिना उनका नाम लिए सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान के सभी F-16 फाइटर जेट्स सुरक्षित हैं और उनकी गिनती भी की गई है। यानी इस रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने 27 फरवरी को पाकिस्तान का कोई भी F-16 फाइटर जेट गिराया ही नहीं था। भारत का दावा झूठा था। इसी के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई कि क्या वाकई इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 ने यह कारनामा किया भी था या नहीं, और विंग कमांडर अभिनंदन ने क्या वाकई F-16 विमान गिराया था पाकिस्तान का या नहीं गिराया था। भारत में बहुत सारे बुद्धिजीवी और डिजाइनर पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर इसकी खुशियां मनानी शुरू कर दी, सरकार को से सवाल पूछने शुरू कर दिए, इंडियन एयरफोर्स से सवाल पूछने शुरू कर दिए, तालियां बजानी शुरू कर दी। आप इसे मीडिया मैनेजमेंट का जबरदस्त उदाहरण कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका या वहां हथियार बनाने वाली कंपनी कभी भी यह नहीं चाहेगी कि ऐसे हमलों के बाद हुए नुकसान का सच दुनिया के सामने आए। F-16 बनाने वाली कंपनी लॉकहीड मार्टिन यह बिल्कुल नहीं चाहेगी कि दुनिया के सामने यह बात कभी आए कि भारत के एक पुराने MiG-21 प्लेन ने एक नए F-16 विमान को मार गिराया। अब आप इसका अंदाजा लगाइए कि F-16 विमान की जो पूरी मार्केट है वो इसके बाद खराब हो जाएगी और आगे आगे जितने भी ऑर्डर्स लॉकहीड मार्टिन को मिल रहे हैं F-16 के अपग्रेडेड वर्जन्स के, वो सब खटाई में पड़ जाएंगे। दुनिया भर में उनकी बदनामी होगी। इसलिए वो चाहते हैं कि दुनिया भर में ऐसी खबरें प्लांट की जाएं कि F-16 को नहीं मार गिराया गया। अफसोस की बात यह है कि हमारे देश में कुछ लोग अमेरिका और पाकिस्तान के इसी एजेंडे में शामिल हैं। ये एजेंडा अमेरिका को इसलिए सूट करता है क्योंकि लॉकहीड मार्टिन दुनिया को बताना चाहती है कि F-16 विमान को नहीं मारा जा सकता, और पाकिस्तान ये बताना चाहता है कि उस दिन जो डॉग फाइट हुई थी उसमें पाकिस्तान विजयी रहा था। पाकिस्तान ने तो हमारा एक विमान मार दिया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन की रिपोर्ट के बाद वो तंज वाले अंदाज में भारतीय वायुसेना पर सवाल उठा रहे थे। उनकी इस खुशी पर आज एक बार फिर पानी फेरने का वक्त है।
भारतीय वायुसेना ने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। वायुसेना ने कहा है कि 27 फरवरी को हुई डॉग फाइट में पाकिस्तान के जिस विमान को गिराया गया था वो F-16 ही था। भारतीय वायुसेना का दावा है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से यह बात साफ हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक F-16 को नियंत्रण रेखा से 8 से 10 किलोमीटर दूर सब्सकोट के इलाके में गिराया गया था, यानी पाकिस्तान के इलाके में घुसकर गिराया गया था। भारतीय सीमा के भीतर उड़ रहे अवाक्स विमान के स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के सामने उड़ रहे पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 ही थे। अवाक्स का मतलब होता है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह विमान पर लगा रेडार होता है जो आसमान में उड़ते हुए दुश्मन पर नजर रखता है। इस रेडार पर नजर आ रहा पाकिस्तान का एक फाइटर प्लेन कुछ सेकंड बाद स्क्रीन से गायब हो गया था। बाद में पाकिस्तान के रेडियो ट्रांसमिशन के इंटरसेप्ट से भी यही पता चला कि उनका एक F-16 विमान वापस नहीं लौटा। जाहिर है कि अमेरिका चाहे जितने F-16 गिनता रहे, सच यही है कि सारे तकनीकी सबूत पाकिस्तान के खिलाफ जाते हैं, F-16 के खिलाफ जाते हैं। F-16 को लेकर चल रहे इस विवाद में यह बात ध्यान देने वाली है कि अमेरिका की सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने पूरी चालाकी दिखाते हुए इस रिपोर्ट का खंडन भी नहीं किया है। वैसे अमेरिका की F-16 की गिनती वाली दलील को खारिज करने के लिए हमारे पास आज कुछ और तथ्य भी मौजूद हैं। पाकिस्तान को सिर्फ अमेरिका से ही F-16 विमान नहीं मिले, बल्कि जॉर्डन के साथ भी पाकिस्तान की एक डील हुई थी। इस डील के तहत जॉर्डन ने पाकिस्तान को 2014 में पुराने F-16 विमान बेचे थे। जॉर्डन को भी ये विमान अमेरिका से ही मिले थे। 2014 का ये वीडियो आप देख सकते हैं, जब विमान के एक न्यूज चैनल पर प्रसारित हो रहे समाचार में, पाकिस्तान के एक समाचार न्यूज चैनल में पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ F-16 को वायुसेना में शामिल कर रहे हैं। जॉर्डन से मिलने वाले F-16 को वायुसेना में शामिल कर रहे हैं। इसके साथ पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर भी है, जिसमें सरगोथा एयरबेस पर जॉर्डन से लिए गए F-16 विमान देखे जा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका से सप्लाई किया गया F-16 अगर भारत की मिसाइल का शिकार नहीं हुआ है तो मारा गया F-16 विमान जॉर्डन से मिला हुआ विमान रहा होगा। यानी अब इस बात की जांच होनी चाहिए। यह अमेरिका के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज है और हमारी सलाह है कि अब अमेरिका को पाकिस्तान को छोड़कर जॉर्डन के विमानों की गिनती करनी चाहिए। F-16 के चक्कर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका की भी जान फंसी हुई है। यहां आपको इस फाइटर जेट के पीछे अमेरिका के असली गेम को समझने की भी जरूरत है। F-16 3 दशकों तक अमेरिका का फ्रंटलाइन फाइटर जेट रहा है। आज भी अमेरिका की वायुसेना में करीब 800 F-16 फाइटर जेट्स हैं। अमेरिका इसका अपग्रेडेड वर्जन F-21 भारत को बेचना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि इस डील के साथ उसे सैकड़ों विमानों के ऑर्डर मिल जाएंगे। लेकिन आज का तथ्य यह है कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने पाकिस्तानी F-16 को मारकर अमेरिका के इस ख्वाब पर पानी फेर दिया है। सोचिए, भारत का एक MiG-21 बाइसन विमान, जो कि पुराने जमाने का विमान है, वो F-16 को अगर मार गिराए तो F-16 का पूरा बाजार खराब हो गया। अगर अमेरिका ये मान लेगा कि भारत के MiG-21 फाइटर जेट ने उसके बनाए हुए F-16 को मार गिराया था तो ये उसके लिए डूब मरने वाली बात होगी। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रशिया में बना MiG-21 तीसरी पीढ़ी का विमान है और अब रिटायर होने की कगार पर है, जबकि F-16 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट है। और यह पहली बार है जब MiG-21 ने किसी F-16 को, पूरी दुनिया में पहली बार एक MiG-21 ने F-16 विमान को कहीं पर मार गिराया है। और आपने देखा होगा, जिस दिन से यह हुआ है उस दिन से चाहे अमेरिका की प्रेस हो या भारत के कुछ पत्रकार हो, ये सारे लोग मिलकर लगातार इस थ्योरी पर सवाल उठा रहे हैं, लगातार ये अफवाह फैला रहे हैं कि F-16 विमान जो था वो गिराया ही नहीं गया। आपको याद होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक न्यूज छापी थी, आर्टिकल छापा था, जिसमें यह तो कहा ही गया था कि इस बात पर शक है कि F-16 विमान को मार गिराया गया है, बल्कि ये भी कहा था कि जो भारतीय वायुसेना है वो अब बहुत पुरानी हो चुकी है, विंटेज एयरफोर्स कहकर पुकारा था इंडियन एयरफोर्स को। ये सारा एक एजेंडा है। कुल मिलाकर सच यह है कि इस मामले में अमेरिका और पाकिस्तान दोनों अपनी अपनी सुविधा से लगातार झूठ बोल रहे हैं और उनका साथ दे रहा है
अमेरिका का और पाकिस्तान का मीडिया, और दुखद बात यह है हमारे देश का मीडिया भी उनका साथ दे रहा है। आपको याद होगा कि भारत और पाकिस्तान के विमानों की डॉग फाइट के बाद पाकिस्तान की सेना ने दावा किया था कि उसने 1 से ज्यादा भारतीय पायलटों को अपने कब्जे में लिया है। शुरुआत में यही दावा हुआ था, लेकिन बाद में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ विंग कमांडर अभिनंदन के पकड़े जाने की पुष्टि हुई। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए बड़े बड़े दावे झूठे थे और F-16 को लेकर भी वो इसी तरह का सच छुपा रहा है।